जी, how are you students? No anyone present here? जी, dear students, how are you? जी, अफिया सिर्फ आप अकेली प्रेजेंट हैं और तो कोई भी नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, अफिया यू आर ओनली। जी, अफिया आपके अलावा कोई भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। यस आई एम फाइन। जी, बेटा अफिया आपके अलावा कोई भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है। जी, मैं 2-3 मिनट और देखती हूँ कि स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहे ना। स्टूडेंट्स को ग्रुप पे मैसेज करें कि मैडम लेक्चर ले रही हैं। बेटा ग्रुप पे मैसेज करो कि मैडम लेक्चर ले रही हैं ताकि वो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो। आप सिर्फ अकेली ऑनलाइन हैं। अच्छा 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 अच्छा। ओके बेटा ठीक है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। 9 बजे लेक्चर स्टार्ट होना था तो मैंने जल्दी कर दिया। ओके ओके।
जी बेटा, मेरी आप लोगों को आवाज़ आ रही है? नेहा, नबीला और कौन कौन प्रेजेंट है इस वक्त? ऑनलाइन होके गायब हो गए हो सारे? बेटा मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ, फटाफट लाइन पे आ जाओ ताकि अब बाद में आप लोगों को फिर समझ नहीं आनी। जी, इस वक्त मेरे साथ सिर्फ नेहा और नबीला है। जी, ओनली टू स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर, नेहा एंड नबीला, बॉयज आर ऑफ मोदिबा। ओके जी, बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जी, बॉयज आर ऑफ, यही स्टूडेंट्स 2-3 हैं जो बार बार प्रेजेंट हो रहे हैं। जी, एनी होप बेटा, आज का जो मेरा लेक्चर है आप लोगों के साथ वो है इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी में जो है ये तो मेरे ऑब्जेक्टिव हैं जो मैंने पढ़ाने। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है, काजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी एंड काजेज ऑफ मेल फर्टिलिटी। अब जब भी इनफर्टिलिटी होती, जब कोई भी डिजीज़ होती है तो उसमें सबसे पहले जो है वो डिजीज़ देखी जाती है। ठीक है, कि काज क्या है, तो उस काज को फिर जो है उसके मुताबिक फिर ट्रीटमेंट की जाती है। डायग्नोज ऑफ इनफर्टिलिटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहले तो हम इनफर्टिलिटी को देखते हैं कि ये है क्या। प्राइमरी infertility and secondary. Primary refer to couple who have not become pregnant after at least 1 year having a sex without using birth control method. 1 साल तक को जो कपल जो है वो विदाउट एनी जो है ऑब्स्ट्रक्शन शादी के बाद जो है वो अपनी लाइफ गुजारता है, दैट मीन कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी। 1 साल तक जिसको जो है फर्टाइल नहीं होता और उसने कोई भी बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ नहीं किए शादी के 1 साल तक, तो दैट, और उसके बाद मिनिमम 1 साल वेट किया जाता है और 1 साल कंप्लीटेड होने के बाद जब जो है फर्टाइल नहीं होती तो दैट मीन प्राइमरी इनफर्टिलिटी। Secondary infertility is defined as the inability to become pregnant or to carry pregnancy to term following the birth of one or more biological children. To birth of the first child does not involve any assisted reproductive techniques or fertility medication. और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो है जिसमें एक या उससे ज़्यादा बच्चों को बर्थ दिया और उसमें कोई भी जो है मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ नहीं किया था और उसके बाद जो है फर्टाइल नहीं हुई, दोबारा बच्चे को जन्म देना चाह रही है, तो वो अब प्रेग्नेंट नहीं हो गया, हो रही साल हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन उसके पहले भी 1-2 बच्चे हैं, दैट मीन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब आपको डिफ्रेंशिएट तो कर सकोगे कि व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब हम जाते हैं कॉज की तरफ कि कॉजेज इसकी क्या है। काज, फीमेल काजेज क्या हो सकती हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये एक माइनर सी कॉज है जिसकी वजह से कई साल 10 ईयर्स तक जो है वो फीमेल जो है वो इनफर्टाइल रहती है। ठीक है, जिसको देखा ही नहीं जाता और बड़े बड़े टेस्ट करवा लिए जाते हैं, ट्यूब टेस्ट, तो इंडोमेट्राइटिस वगैरह वगैरह, और उनके जो है ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन देख के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कोई एवेलुएट ही नहीं करता। और दूसरी चीज़ जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तीसरी चीज़ें जो है वो DNA डैमेज, रेड्यूस इनफर्टिलिटी इन फीमेल ओसाइटीज। ठीक है, या ओवोसाइटीज, ओव्यूलेशन में कोई प्रॉब्लम होता, ठीक है, या ओसाइटीज में प्रॉब्लम होता, काज बाय स्मोकिंग, रेडिएशन और कीमोथेरेपी इन दी मेल और फीमेल। ठीक है, काज बाय ऑक्सीडेटिव DNA डैमेज, स्मोकिंग, कीमोथेरेपी, फीवर और हाई टेस्टिकुलर टेम्परेचर। हाई टेस्टिकुलर टेम्परेचर है या कीमोथेरेपी पेशेंट की हुई है या फिर कोई जो है ऑक्सीडेंट जैसे स्मोक वगैरह कर रहा है या रेडिएशन। अब रेडिएशन जिसकी ड्यूटी एक्सरे वगैरह में है या वो एक्सरे सूरत से ज़्यादा करती है, तो इनके जो है गैमेट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से वो इनफर्टिलिटी हो जाती है इनको। दूसरी चीज़ डायबिटीज़, मेलाइटस, थायराइड,
ठीक है, थायराइड डिस्टर्ब हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए। ये चीज़ें मैंने बहुत सारी आप लोगों को साथ साथ एंटीनेटल केयर में भी बताई हुई है। क्लेमेटिया एंड ट्रैकोमोनिसिस। अब ये क्लेमेटिया एंड ट्रैकोमोनिसिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। थायराइड डिसऑर्डर पे हाइपोथायराइड या हाइपर थायराइड दोनों हाइपर और हाइपो हो जाए तो इनफर्टिलिटी काज करते हैं। जब भी एंटीनेटल केयर की जाती है, जैसे मैंने आपको प्री प्रेगनेंसी केयर बताया था, तो उसमें मैंने ये चीज़ हाईलाइट की थी कि ये सारी चीज़ें जो है उसकी देखते हैं और असेसमेंट करते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है मेडिकेशन ट्रीटमेंट के बाद जो है वो परमिशन देते हैं कि उसने प्रेग्नेंट होना। अड्रिनल डिजीज हो सकती है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी फैक्टर्स। हाइपोथर्मल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स में जो है इसमें हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी, इसमें हाइपर प्रोलैक्टिनियम भी हो सकता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है हाइपोथैलेमिक जो है पिट्यूटरी का फंक्शन, और उससे कम भी हो सकता है। इन दोनों के जो है इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से भी इनफर्टिलिटी होगी। इनएबिलिटी टू ओव्यूलेट। अगर ओव्यूलेशन की इनएबिलिटी है किसी भी वजह से, मे बी ब्लॉकेज ऑफ फ्लोपियन ट्यूब है, या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन द फ्लोपियन ट्यूब है, या इंडोमेट्राइटिस है, या ओवरवेट है, किसी भी वजह से ये जो है ओव्यूलेशन हो सकती है। या फिर इस पे न्यूट्रिशन बैलेंस अगर नॉर्मल नहीं होता, फीमेल न्यूट्रिशन नॉर्मल नहीं ले रही, तो उसकी वजह से भी तो इनएबिलिटी टू इन ओव्यूलेट हो सकता है। ठीक हो गया। अब मेल इनफर्टिलिटी, ये मिलती जुलती चीज़ें हैं मेल और फीमेल में। हमने सबसे पहले तो उनकी काज देखते हैं। लो सीमन क्वालिटी ड्यू टू एंडोक्राइन प्रॉब्लम। अब सीमन क्वालिटी कल मैंने बताया था आप लोगों को कि उसमें 2 to 5 ml जो है वो सीमन मस्ट होना चाहिए, और उसके अंदर मोर देन 300 जो है वो 300 मिलियन जो है वो स्पर्म होना चाहिए। और उसके साथ ड्रग्स, मेल अगर कोई ऐसी ड्रग्स ले रहा है या उसको रेडिएशंस मिल रही है, जैसे मैंने बताया कि एक्सरे डिपार्टमेंट में। 1 मिनट बेटा होल्ड।
जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वो मैडम आ गई थी, कुछ इश्यूज थे जब उनके, ठीक हो गया। जी, आर यू विद मी स्टूडेंट्स? आर यू विद मी स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आर यू विद मी? स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स आर यू विद मी? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच। जी, वो मैडम आ गई थी जिसकी वजह से थोड़ा मैडम के साथ में बिजी हो गई थी। जी बेटा, मेल इनफर्टिलिटी हम पढ़ रहे थे कि सीमन की क्वालिटी हमने देखनी होती है, ठीक है। अब उसमें इंडोक्राइन प्रॉब्लम की वजह से उसकी क्वालिटी, उसकी जो है अमाउंट और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखते हैं, जो आगे मेरी स्लाइड में बहुत ही क्लियर किया गया उसको, ठीक है। अब उसमें अगर ड्रग्स, रेडिएशन, इन्फेक्शन, टेस्टिकुलर मेलफॉर्मेशन, हार्मोन्स इम्बैलेंस, ब्लॉकेज ऑफ द मेंस डक्ट सिस्टम और इमोटाइल जो है स्पर्म जो है मोटाइल नहीं है, उनकी मोटिलिटी जो है वो नॉर्मल नहीं है। और इसमें डायग्नोज हमने कैसे करना? अब तो हमने कॉज देखी, मोटी मोटी कॉज फीमेल में भी देख ली और फीमेल मेल में भी देख ली कि क्या क्या कॉज हो सकती हैं। और उसके अलावा जो है हमने डायग्नोज करनी है, तो इनफर्टिलिटी इन मैन डायग्नोज कैसे करनी है? सबसे पहले हमने मेडिकल हिस्ट्री लेनी है उसकी। इनिशियल क्वेश्चन में इंक्लूड, जब तक हम मेडिकल हिस्ट्री नहीं लेते हैं तो हम कैसे उसकी डायग्नोज कर सकते हैं, या हम लैब टेस्ट कैसे करवा सकते हैं? हिस्ट्री से हमने निकालना कि हमने उसका क्या चेक करवाना। A review of past medical history, prior surgeries and medication used. अब अगर हिस्ट्री में मिल रहा है कि कोई उसने मेडिकेशन ऐसे यूज़ किए किसी डिजीज़ की वजह से, तो भी वो डिफेक्टेड हो सकता है। या फिर अगर उसने जो है जैसे सिगरेट स्मोकिंग या ड्रग यूज़ था, तो भी वो उसको ये इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या फिर उसकी सर्जरी ऐसी हुई है जो उसके मेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जिन्होंने डिस्टर्ब किया। ये चीज़ें हिस्ट्री में हमने देख लिया। डिस्कशन ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी और बर्थ डिफेक्ट्स। अब फैमिली हिस्ट्री का इसमें बहुत रोल है। अगर हिस्ट्री में ये चीज़ें आ रही हैं तो फिर वो हिस्ट्री में उसको भी मिलेंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ें, बर्थ डिफेक्ट्स अगर फैमिली में हो रहे हैं तो इनको भी हो सकते हैं। A careful review of social history and occupational hazard to evaluate potential exposure to hazardous substance that could impact fertility. अब कुछ चीज़ें जैसे ये बताया कि सोशल हिस्ट्री लेना क्यों ज़रूरत है। सोशियो इकोनॉमिकल हिस्ट्री का बहुत रोल है इनफर्टिलिटी में। अगर सोशली वो किसी वजह से परेशान है या ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं, तो जो पोटेंशली जो है ये वाली हैजर्ड सोशली और ऑक्यूपेशनली जो है उस पर इम्पेक्ट करती हैं फर्टिलिटी पे। जैसे जॉब का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, घर में जो है वो सोशल या फैमिली की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से उसको कोई प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स जो हैं सोशली और ऑक्यूपेशनली वो स्ट्रेस की तरफ ले जाती हैं। जब स्ट्रेस की तरफ ले जाती हैं तो पिट्यूटरी और हाइपर पिट्यूटरिज्म और हाइपोपिट्यूटरिज्म की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से जो है वो फर्टिलिटी नहीं होती, ठीक है। और दूसरी फिजिकल एग्जामिनेशन फिर हमने उनका करना। नेक्स्ट यू विल रिसीव थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन टू evaluate pelvic organs। फिर पेल्विक ऑर्गन्स की असेसमेंट और फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेना, जिसमें पीनस, टेस्टिस, प्रोस्टेट एंड स्क्रोटम, ये सारी चीज़ें जो है आपने एग्जामिन करके देख लेना कि नॉर्मली और बैलेंस में। फिर आते हैं लेबोरेटरी टेस्ट की तरफ। जब हमने हिस्ट्री, सर्जिकल, मेडिकल और एग्जामिनेशन सारा कुछ कर लिया, तो हम जाते हैं कि लेबोरेटरी टेस्ट की तरफ। हमें सबसे जो है पहला टेस्ट क्या करवाना है? सबसे पहले लेबोरेटरी टेस्ट इंक्लूड यूरिन एनालिसिस करवाते हैं सबसे पहले, ताकि रूल आउट द इन्फेक्शन इन यूरिन, ठीक है। दिस कैन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। यूरिन एनालिसिस सबसे पहले कराना। दूसरी चीज़ सीमन एवेल्यूएशन। सीमन एवेल्यूएशन में अब देखना कि सीमन में क्या क्या चीज़ें, हम किस किस चीज़ को एवेल्यूएट करवाएंगे।
किस किस चीज़ को हम लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो सीमन इवेल्युएशन में हमने असेस स्पर्म मोटिलिटी और मूवमेंट, शेप एंड मैच्योरिटी ऑफ द स्पर्म, द वॉल्यूम ऑफ एजेकुलेशन, द एक्चुअल स्पर्म काउंट एंड द लिक्विडिटी ऑफ द एजेकुलेशन। अब ये चीज़ें जब आपको कल मैंने पढ़ाया था जो है 2 to 5 ml होना चाहिए, और उसमें जो है स्पर्म जो है 300 जो है मिलियन मस्ट होने चाहिए, और उसमें उसकी शेप, एजैकुलेशन टाइम, उसकी मेच्योरिटी और उसकी जो है मोटिलिटी रेट, उसका ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल है। ये आपने एक सैंपल पेज के सीमन का ये चीज़ें एवेल्युएट करनी। जब ये चीज़ें आप लोगों को नॉर्मल लगे तो दूसरे जब विजिट पे उससे आना तो आपने हार्मोनल टेस्ट करवाना, कि उसमें बाकी चीज़ें तो उसका साइज, शेप और उसकी जो है वॉल्यूम हर चीज़ नॉर्मल है, मोटिलिटी रेट नॉर्मल है। तो अब देखना ये होगा कि उसमें हार्मोन्स जो है वो नॉर्मल है। हार्मोन्स में कौन से टेस्ट करवाने, हार्मोनल टेस्ट में आपने evaluate the level of testosterone, FSH, to determine the overall balance of the hormone system. अगर ये टेस्टोस्टेरोन और FSH नॉर्मल नहीं है, बैलेंस में कम या ज़्यादा है, तो भी इनफर्टिलिटी कॉज करेंगे। अब आप लोगों ने कितनी सारी चीज़ें जो है वो एवेल्युएट कर ली। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं तो आप लोगों ने अब नेक्स्ट विजिट पे कौन से टेस्ट, ये सारे टेस्ट एक ही बार नहीं करवाते, ये 1 या 2 टेस्ट करवा के बारी बारी जो है, आपने देखा होगा कि साल हर साल लग जाते हैं लोगों को इनफर्टिलिटी के लिए। ये लोग जो है इसको कॉस्ट भी इनकी इतनी ज़्यादा होती है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और एक ही दम ये चीज़ें करवाते भी नहीं। इनिशियल लेवल पे जो थी वो मैंने आपको बताई कि इनिशियल लेवल पे यूरिन एनालिसिस और सीमन एवेल्युएशन कर लेना। सीमन एवेल्युएशन में हाईलाइट कर दें ये चीज़ें जो है ना, उसमें सीमन एवेल्युएशन लिख के तो बाकी चीज़ें जितनी भी हैं वो आप लोगों ने लिख देनी, ताकि सीमन एनालिसिस आप करवा सकें। फिर हार्मोन के बाद जब हार्मोन बैलेंस भी नॉर्मल है तो सीरम LH एंड प्रोलैक्टिन ये करवा लेंगे। इसमें ये क्या करेंगे, आर अदर hormonal test that may be done if initial testing indicate the need of them. Diagnosis is not obvious after the initial evaluation. Further testing may be required. One or more of the following tests may be recommended. अगर यहाँ तक LH और प्रोलैक्टिन नॉर्मल है तो फर्दर इनिशियल के बाद हमने क्या चेक करना, इसमें सीमिनल फ्रक्टोज टेस्ट कराना। फ्रक्टोज टेस्ट टू आइडेंटिफाई द फ्रक्टोज इज बीइंग एडेड प्रॉपरली टू द सीमन बाय द सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। सीमन वेसिकल्स के अंदर ये चीज़ें जो है जो है सेमिनल फ्रक्टोज नॉर्मल मिकदार में है या नहीं। फिर पोस्ट एजेकुलेट यूरिन एनालिसिस जो है फिर पोस्ट एजेकुलेट एनालिसिस हमने करना, ठीक है, टू आइडेंटिफाई इफ फ्रक्टोज इज बीइंग एडेड प्रॉपरली द सीमन बाय द सेमिनल वेसिकल। हाँ जी, ये इसके बाद हमने जो है पोस्ट एजेकुलेट यूरिन एनालिसिस करना टू डिटरमाइन इफ ऑब्स्ट्रक्शन और रिट्रोग्रेड एजेकुलेशन एग्जिस्ट। अब इसकी रिट्रोग्रेडिंग हो रही है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसमें फौरन पता चल जाएगा। फिर ये भी अगर ठीक है तो फिर हमने सीमन ल्यूकोसाइट एनालिसिस करना। इसमें हमने देखना कि WBCs वाइट ब्लड सेल्स जो है वो सीमन के अंदर नॉर्मल हैं या नहीं। अगर वो भी नॉर्मल है तो फिर हमने
Crocker and World Health Organization morphology to examine sperm shape and feature more closely। तो फिर हमने दोबारा उसकी शेप और एग्जामिन पे आना, उसको क्लोजली जो है माइक्रोस्कोपिक स्टडी करवा के देखना कि इनमें इसकी शेप या फीचर में कोई फर्क तो नहीं। Anti-sperm antibodies test to identify the presence of antibodies that may contribute to infertility। एंटीबॉडीज देख लेना कि इसके अंदर जो है सीमन में नॉर्मल है, अगर नॉर्मल नहीं है तो ये भी फिर इसको इनफर्टाइल करेंगे। स्पर्म पेनिट्रेशन एसे टू कंफर्म द स्पर्म्स एबिलिटी टू फर्टाइल। अब स्पर्म पेनिट्रेशन ऐसे में देखना होता है कि टोटल जितनी भी एबिलिटी है वो उसकी नॉर्मल है या नहीं। ठीक हो गया। फिर इसके साथ ही हमने अल्ट्रासाउंड करवाना। अल्ट्रासाउंड में हम क्या देखेंगे, इसकी जो है स्ट्रक्चरल शेप देख लेंगे थ्रू टू डिफेक्ट वेरिकोज वेन्स तो नहीं है उसके में, और दूसरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोस्टेट, स्क्रोटम एंड सेमिनल वेसिकल्स एंड एजैकुलेटरी डक्ट्स। ये जितने भी इसकी जो है अनाटमिकली शेप, ऑब्स्ट्रक्शंस और इनकी नॉर्मेलिटी सारी चीज़ें देख लेनी है। अल्ट्रासाउंड में ये शो हो जाएगी। फिर टेस्टिकुलर बायोप्सी, अगर ये सारी चीज़ें भी नॉर्मल है तो टेस्टिकुलर बायोप्सी लेनी टू डिटरमाइन इफ स्पर्म प्रोडक्शन इज इम्पेयर्ड और ब्लॉकेज। तो फिर इसके बाद है वेसोग्राफी। वेसोग्राफी टू चेक द स्ट्रक्चर ऑफ द डक्ट सिस्टम एंड आइडेंटिफाई एन ऑब्स्ट्रक्शन। अब वेसोग्राफी इज एन एक्सरे, और इसमें जो है एक इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, डाई जिसको कहते हैं, ठीक है, वो इंजेक्ट की जाती है जो कलरफुल होती है। वाज डिफरेंस के अंदर छोटा सा इंजेक्शन लेके वो इंजेक्ट करके इंजेक्शन दिया जाता है। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर, शेप या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो उसमें शो हो जाएगी एक्सरे में। ठीक हो गया। दूसरी जेनेटिक टेस्टिंग टू रूल आउट द अंडरलाइंग म्यूटेशन इन वन और मोर genes region of the Y chromosomes or the test for cystic fibrosis in men missing the was difference। ये चीज़ जेनेटिक टेस्ट देखना अगर कोई क्रोमोसोम जो है वो उसकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं है तो। जी, उसके बाद इनफर्टिलिटी इन वुमेन डायग्नोस। तो स्टूडेंट्स, आर यू में समझ में आ रहा आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ? ठीक हो गया। इनफर्टिलिटी इन वुमेन डायग्नोसिस, द बेसिक इनफर्टिलिटी जो है वो एवेल्युएशन फॉर फीमेल इंक्लूड मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। एडिशनल टेस्टिंग टू फर्दर रिफाइन द डायग्नोसिस इज ऑफन कंप्लीटेड एज वेल। तो इन फीमेल की भी जैसे मेल की हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन किया था, और फीमेल की हिस्ट्री, टोटल हिस्ट्री, मेडिकल, सर्जिकल, ठीक है। अब मेडिकल हिस्ट्री में आ रिव्यू ऑफ पैटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट टू कोऑपरेट विद मी। इसमें मेडिकल हिस्ट्री जो है इसमें रिव्यू ऑफ पैटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल leading to help to determine if ovulation is occurring and if other problems such as aging of the ovary or uterine defect like fibroid or polyps are present। तो हमने ये सबसे पहले तो फीमेल की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखते हैं। अगर उसका साइकिल ही नॉर्मल नहीं है तो ये देखना कि साइकिल नॉर्मल क्यों नहीं, ठीक है। और फिर उसमें उसकी साइज, शेप, पॉलिप, फाइब्राइड, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो फीमेल का जो है वो देखना। फिर जो है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन दैट माइट सजेस्ट, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में पूछना कि उसको कोई पॉलिप तो नहीं, सर्जरी तो नहीं हुई, फाइब्राइड तो नहीं, मेंसेस कैसे आते हैं, वगैरह वगैरह। Collecting information that might suggest an anatomic problem with the tube, such as question about past history of sexual transmitted infection, painful period or intercourse or previous abdominal surgery।
कोई भी सर्जरी या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है क्वेश्चन अबाउट प्रायर सर्जरी सर्विस और फ्रीजिंग फॉर नॉर्मल पैप smears. पैप स्मीयर्स जो है वो टेस्ट है जिसमें जो है उसकी सेक्रीशंस लेके स्लाइड्स पे लगा के उसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है स्टडी के इसको कोई इन्फेक्शन या डिजीज तो नहीं। ठीक है, ये भी उसको पूछ लेना कि कभी करवाया था उसका। A general review system to determine if other endocrine abnormality might be contributing to infertility और स्टडी कर लेना या रिव्यू कर लेना सारे सिस्टम को कि इसमें कोई endocrine abnormalities तो नहीं है। A careful social history to evaluate for any environmental exposure or social habits such as smoking, drinking, alcohol, drugs use or extreme exercise with could contribute to infertility। जैसे जो फीमेल में जो ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज या रेस वगैरह करती हैं तो वो उनमें इनफर्टिलिटी का चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और क्योंकि उनका हार्मोन बैलेंस जो है वो नॉर्मल नहीं रहता। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें एवेलुएट कर लेनी कि इन्वायरमेंटल कोई हैबिट्स तो नहीं है, उसको कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहा, कोई कोकीन या कोई ड्रिंकिंग में अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह तो नहीं ले रहा। फिर इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म एवेलुएट द पेल्विक ऑर्गन एंड असेस पोटेंशियल हार्मोनल बैलेंस या प्रॉब्लम। ठीक है, ये लेबोरेटरी टेस्ट में जैसे हमने मेल के 1 by 1 टेस्ट करवाए थे, इसी तरह फीमेल का सबसे पहले जब हम अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं तो अल्ट्रासाउंड में उसके जितने भी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं फीमेल ऑर्गन्स के, जैसे जो है सर्विक्स हो गया, यूट्रस हो गया, फ्लोपियन ट्यूब, ओवरी और स्टडी ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके जब ये नॉर्मल है तो फिर हमने हार्मोन्स टेस्ट करवाना, तो हार्मोनल बैलेंस देखना कम या ज़्यादा तो नहीं। फिर अल्ट्रासाउंड करवा के ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। फिर जो है हिस्ट्रोसर्पंजोग्राम जिस तरह मैंने मेल का बताया ना कि एक्सरे होता है, एक्सरे ऑफ द यूट्रस एंड ट्यूब टू असेस द यूट्राइन और ट्यूबल जो है स्टेटस। तो इसमें भी एक डाई इंजेक्ट की जाती है, मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है। ठीक है, हिस्ट्रोसल्पंजोग्राम में तो उसमें जो है वो मेडिसिन यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर चली जाती है और जहाँ उसकी शेप या स्ट्रक्चर या ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पे वो ब्लॉकेज नज़र आ रही होती है, क्योंकि वो डाई जो इंजेक्ट की जाती है मेडिकेशन वो कलरफुल होती है, तो वो पूरा कलरफुल नज़र आता है। जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो वहाँ वो कलर जाता ही नहीं, तो जिस शेप की होती है वो शेप नज़र आ जाती है कि नॉर्मल है कि नहीं। लेप्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके भी यही चीज़ें देखी जाती है। जी, फिर इसकी ट्रीटमेंट मैं चाह रही हूँ कि आज ये सारा ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ख़त्म होगा, क्योंकि 44 मिनट तो हो गई। जितना मेरे से पढ़ाया जाता है तो पढ़ा देती हूँ, बाकी फिर कल पढ़ लेंगे। जी, मेरा आज दूसरा लेक्चर है आप लोगों के साथ। मैं 1 मिनट में देती हूँ। हाँ जी, ठीक है, मेरा दूसरा लेक्चर भी आप लोगों के साथ है। ओके जी, मैं आप लोगों को अब मैं थोड़ा सा इजी हो गई हूँ क्योंकि मेरा दूसरा लेक्चर आप लोगों के साथ है, तो ट्रीटमेंट सारी जो है मैं इजीली दूसरे लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, ताकि मैं इजीली फटाफट ना बताऊं, ट्रीटमेंट में मैं सुकून से बता सकूं ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। आई होप कि आप लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी जो है इनफर्टिलिटी की समझ आई होगी और उसकी काजेज़ क्या हैं, क्या क्या चीज़ हमने देखना है, हिस्ट्री हमने कैसे लेनी है और जो है लैब टेस्ट कौन से करवाने हैं। तो ये हम फर्दर डायग्नोस तक आ गए। जितने भी हम लैब टेस्ट 1 by 1 करवाते हैं तो हम जो है डायग्नोस तक पहुंच जाते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है। आगे ट्रीटमेंट जो है वो मैं आप लोगों को अपने दूसरे लेक्चर में पढ़ाऊंगी। अभी मैं आप लोगों की
जो है वो अटेंडेंस ले लूँ। और बेटा मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। जब तक आप लोगों को यहाँ आना है तो आपका टाइम बहुत कम रह चुका होगा। ठीक है, ओके बेटा मैं आज स्लाइड शेयर कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ। तो बेटा आप लोगों का टाइम बहुत कम रह चुका होगा जब तक आप लोगों ने कॉलेज आना है। मेरा यूनिट नंबर जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 ऑलरेडी आप लोगों के साथ कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, उसके बाद जो है यूनिट नंबर 4 मैंने स्टार्ट किया हुआ था जो तकरीबन ख़त्म हो गया। उस पर लेबर और उसकी जो है लेबर की मैनेजमेंट वो रह गई, वो अभी मैंने पेंडिंग की हुई है ताकि आपको आने पे पढ़ाऊँ। अगर ऐसे रहा तो ज़ाहिर है मुझे वो भी पढ़ाना पड़ेगी। और उसके बाद हमारा फैमिली प्लानिंग एक यूनिट नंबर 5 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ हमारी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसको विनरल डिजीज़ के नेम से बोलते हैं, तो वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। वो मैंने यूनिट आप लोगों को पढ़ा दिया। ये था मेरा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अगर हम जाएं उधर ट्रॉपिकल डिजीज़ की तरफ, तो ट्रॉपिकल डिजीज़ मैंने ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 आप लोगों को पढ़ा दिया था जब पहले लॉकडाउन हुआ था। आप लेक्चर आपके स्टार्ट हुए तो वो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को सारी डिजीज़ यूनिट नंबर 1 की पढ़ाई थी। और यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 जो है वो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में कंप्लीट कर दिया था। आई थिंक यूनिट नंबर 4 हमारा वो रिमेनिंग में पड़ा हुआ है। यूनिट नंबर 5 लास्ट वन इज द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड विनरल डिजीजेस, जो दोनों में ही आ रहा है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी आ रहा है और उधर भी आ रहा था ट्रॉपिकल डिजीजेस में, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा सिर्फ जो ट्रॉपिकल डिजीजेस का यूनिट नंबर 4 रह गया, बाकी तकरीबन कंप्लीट हो गया। तो वो उसके लिए हमने 2 या 3 दिन लगा के वो भी कंप्लीट कर लेना है। और इंशाल्लाह जैसे ही आप लोग आओगे, अल्लाह करे जो है हमारा इन्वायरमेंट ठीक रहे, सारा कुछ ठीक हो जाए, तो इंशाल्लाह हम लाइव जो है फटाफट रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अभी मैं अटेंडेंस लेने लगी हूँ, अभी मेरी आवाज़ आप लोगों को नहीं आएगी, मैं अटेंडेंस लेने लगी हूँ। ठीक है, ओके।